इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म आदि की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। थक कर सो रही दुआ की आंख एक आवाज़ सुनकर खुली। दुआ ने लेटे हुए ही मुड़कर देखा। डोर के पास आरव को देखकर दुआ ने कहा, हमें तंग मत करो आरव, हम बहुत थक गए हैं, हमें सोने दो। आपा आपको तंग करने नहीं आए, हम अम्मी का मैसेज लेकर आए हैं। अम्मी पूछ रही हैं आप कॉलेज जाओगी या नहीं। दुआ ने बंद आंखों से ही कहा, नहीं हम नहीं जाएंगे आज कॉलेज, और प्लीज़ अब हमारे रूम में मत आना। दुआ की बातों पर आरव ने कहा, हाँ हाँ सो जाओ खड़ूस आपा, नहीं करूँगा आपको परेशान। आरव चला गया। जहाँ एक तरफ दुआ थक हार कर सो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ किसी के चेहरे पर थकान दूर दूर तक नहीं थी। अनमय के सामने बैठे 3 लड़के जिनके चेहरे पर चोट के निशान और होठों के कोने से खून निकल रहा था, वो सभी रस्सी से बंधे चेयर पर बैठे थे। उनमें से एक ने अर्धमरी हालत में कहा, तू जानता नहीं किस पर हाथ उठाया है तूने। लड़के की बात पर अनमय ने कहा, क्या तू जानता है तुझे यहाँ कौन लेकर आया है? आशुतोष वाजपेयी का नाम तो सुना होगा ना? तूने उसका बेटा अजय वाजपेयी हूँ मैं। अजय की बात सुनकर अनमय ने कहा, कुछ लोगों को बातों से नहीं लातों से ही समझते हैं। कहते हुए अनमय ने अजय को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। तभी अंधेरे में खड़े शख्स की आवाज़ सुनकर अनमय के हाथ हवा में ही रुक गए। आवाज़ की ओर सबने देखा जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। शौर्य जो इतने देर से सब देख सुन रहा था वो अंधेरे से निकलकर रोशनी में आया। जैसे ही अजय ने शौर्य का चेहरा देखा उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके मुंह से धीरे से निकला SSR फ्लैशबैक। 5 घंटे पहले, दुआ यू नीड टेक सम रेस्ट। दुआ की नींद से बार बार पलकें झपकती आंखों को देख एक कर राज ने कहा। राज की बातें सुनकर दुआ ने कहा, इट्स ओके सर, आई एम फाइन। नो दुआ, यू नीडेड। राज के इस तरह फोर्स करने पर दुआ कार की तरफ बढ़ गई। अंदर बैठते ही दुआ कुछ ही मिनटों में सो गई। राज ने हल्का सा कार का डोर खोलकर देखा तो दुआ सो रही थी। दुआ को सोते हुए देखकर राज ने शौर्य जो कुछ दूरी पर खड़ा था उसे इशारा किया। राज वहीं कार के पास आकर से टेक लगाकर खड़ा हो गया। इधर शौर्य ने अपने स्लीव्स के बटन को खोलकर उसे कोहनी तक फोल्ड किया और उसके कदम उस ओर बढ़ गए जहां वो तीनों लड़के ड्रिंक कर रहे थे। बैठकर ड्रिंक कर रहे थे उनके पास कोई नहीं था। रात गहराने की वजह से अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। उनके हंसने और बातें करने की आवाज़ भी वहाँ गूंज रही थी। वो लड़के अभी भी दुआ के बारे में ही बातें कर रहे थे, उसके बॉडी शेप और खूबसूरती के बारे में। जैसे जैसे शौर्य के कानों में उनकी बात पड़ रही थी शौर्य की मुट्ठी कसती जा रही थी। अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए अजय ने कहा, टाइम हो गया है, चलो घर चलकर थोड़े मज़े करते हैं। कहते हुए अजय उठा और जैसे ही पीछे मुड़ा उसे अपने सामने एक काली परछाई दिखी जो उसे ढक रही थी। सामने खड़े शख्स का उन तीनों को ही चेहरा नहीं दिख रहा था। अजय ने लापरवाही से कहा, कौन है बे तू, और हमारा रास्ता रोककर क्यों खड़ा है? अजय ने इतना कहा ही था कि तभी शौर्य का एक पंच उसके मुंह पर लगा। अजय के मुंह पर पंच पड़ते ही अजय नीचे गिर गया। तभी उसके 2 दोस्तों ने शौर्य पर हमला किया। शौर्य ने अपने दोनों हाथों से उन दोनों के पंच को अपनी मुट्ठी में भर लिया और दोनों के हाथ को मरोड़ लिया। दोनों की चीख सुनकर अजय जो शौर्य का पंच खाते ही नीचे गिरकर बेहोश हो गया था वो अपने होश में आया। अजय ने होश में आते ही देखा उसके दोस्त दर्द में तड़प रहे थे। उसने उन दोनों को बचाने के लिए शौर्य पर अटैक किया पर शौर्य ने उसे एक किक मारी और वो दूर जाकर गिर गया। शौर्य की ज़बान नहीं चल रही थी पर उसके हाथ और पैर खूब चल रहे थे। शौर्य ने उन्हें इतनी बुरी तरह से मारा था कि वो तीनों उठ नहीं कर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनके शरीर के कुछ हिस्सों में खून निकल रहा था। शौर्य वापस अपनी कार के पास आ गया। शौर्य को देखकर राज ने कहा, हो गया सेटिस्फाइड तू? शौर्य ने अपनी स्लीव के बटन लगाते हुए कहा, अभी नहीं। शौर्य की बातों पर राज ने तेज आवाज़ में कहा, क्या अब क्या तू उन्हें मार कर ही मानेगा? देख तेरी मार खाकर वो वैसे ही 1 महीने तक बेड से उठने नहीं वाले और तू अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ है।
राज की बातों पर शौर्य ने कहा, उन्हें लेकर आओ। शौर्य अपनी बात कहकर कार में बैठ गया। बाहर राज खड़ा शौर्य को मुंह बनाते हुए देख रहा था। राज ने फ्रस्ट्रेट में कहा, पहले इसे लड़की ही पसंद नहीं थी, अब एक पसंद आ गई तो इतना पॉजेसिव क्यों हो रहा है। अब तो मुझे भी डर लगने लगा, कहीं ये किसी दिन मुझे ही न मार दे। राज और अपनी बात कहकर चला गया। शौर्य कार में बैठा हुआ दुआ को देख रहा था, जो अभी भी विंडो से टिक कर सो रही थी। शौर्य दुआ के थोड़ा नज़दीक बैठ गया और उसके सिर को अपने एक हाथ से सहारा देते हुए उसे अपने कंधे पर रख लिया। शौर्य ने तिरछी नज़रों से दुआ को देखा और खुद से ही कहा, यू आर ओनली माइन। तुम्हें उस तरह से देखने का हक भी सिर्फ मेरा है। शौर्य की बातों में भी पोसेसिवनेस साफ साफ झलक रही थी। फ्लैशबैक एंड। शौर्य को देखकर तीनों ने ही होश उड़ गए थे। उनके मुंह वर्ड्स भी बहुत मुश्किल से निकल रहे थे। शौर्य जब उनके सामने आया तो उसके दोनों हाथ पैंट की जेब में थे और उसकी आंखों में बहुत गुस्सा भरा हुआ था। वो अपनी काली भूरी आंखों से उन्हें घूर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक शेर हो और वो उसके सामने वो तीनों लोग उसके शिकार, जैसे वो अभी चीर फाड़। अजय ने हिम्मत कर धीरे से अटकते हुए कहा, हमने क्या किया है? तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? शौर्य ने अपनी कॉल्ड आवाज़ में कहा, बहुत जल्द पता चल जाएगा तूने किया क्या है। अच्छे से ख्याल रखो इन सब का। शौर्य ने अनमय को देखते हुए कहा। अनमय ने पलकें झपकाकर हाँ कहा। इधर दुआ अभी तक सो रही थी। सूरज सिर पर चढ़ गया था, पर दुआ की नींद जैसे पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फ़ोन की रिंग सुनकर दुआ ने आंखें बंद किए हुए ही बेड पर अपना फ़ोन टटोला। प्लो के नीचे रखा फ़ोन दुआ के हाथ में आया। दुआ ने आंखें बंद किए हुए ही बिना नाम देखे कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से एक चिंता भरी आवाज़ उभरी, दुआ तू ठीक है ना? तू आज कॉलेज क्यों नहीं आई? मैं कब से तुझे कॉल कर रहा हूँ, तेरा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था? मोहित ने एक सांस में ही सब कह दिया। दुआ ने मोहित की आवाज़ पहचानते हुए उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, हम बहुत थक गए हैं मोहित, हम सो रहे हैं, हम कल तुमसे बात करते हैं। अपनी बात कहकर बिना मोहित की बात सुने दुआ ने कॉल कट कर दिया। मोहित कॉल पर हेलो हेलो करता रह गया। दूसरी तरफ SSR कॉरपोरेशन में शौर्य अपने आलीशान कैबिन में बैठा था। उसके सामने वाली वॉल पर एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो एक डिजिटल पेंटिंग हो। वो वॉल भी कोई आम वॉल नहीं लग रही थी। शौर्य की नज़रें उस पेंटिंग पर ही थी। तभी राज उसके कैबिन में एंटर हुआ। राज के अंदर आते ही कहा, सो व्हाट नेक्स्ट? कहते हुए राज शौर्य के सामने वाली चेयर पर बैठ गया और आगे कहा, फॉरेन क्लाइंट से जो डील होने वाली थी वो हो गई है। शौर्य ने राज की बात को पूरा करते हुए कहा तो राज ने कहा, पर कब? तू तो 2 दिन से कोई काम ही नहीं कर रहा है। शौर्य ने राज की बातों पर जवाब देते हुए कहा, कल शाम को ही ये डील हो गई थी। शौर्य की बातें सुन राज ने सोचते हुए कहा, कल शाम तो दुआ तो हमारे साथ थी और उसके बाद ट्रैफिक के वजह से हमें रुकना पड़ा। फिर इसने में ये डील कब फाइनल की होगी? राज की सोच पर फुल स्टॉप लगाते हुए शौर्य ने कहा, तभी जब तू आगे बैठकर बकवास कर रहा था। राज शौर्य की बात सुनकर फिर चौंक गया और सोचते हुए खुद से कहा, इसका मतलब 50 करोड़ की डील इसने 20 मिनट में फाइनल की। सब कहते हैं लड़की के लाइफ में आने से आदमी बर्बाद हो जाता है, पर ये तो डे बाय डे और अमीर होता जा रहा है। राज जो अभी भी अपने सोच में डूबा हुआ था, शौर्य की आवाज़ सुनकर राज अपनी सोच से बाहर आया। शौर्य अब अपनी जगह पर नहीं था। राज ने देखा तो शौर्य उस पेंटिंग को देख रहा था, वो वॉल पर बनी थी। शौर्य ने कहा, तुझे 1 वीक का टाइम दिया था ना, पर अब सिर्फ 2 दिन है तेरे पास। 2 दिन में दुआ मुझे मेरे पास चाहिए। शौर्य की बातें सुनकर राज को अपना गला सूखता फील हुआ। उसने जल्दी से कहा, ये मैं 2 दिन में कैसे करूँगा? कम से कम 2 महीने का तो टाइम दे यार। शौर्य ने मुड़कर राज को देखा तो राज ने शौर्य को घूरते आंखों को देखकर कहा, अच्छा ठीक है, डरा मत, सोचता हूँ मैं कुछ। राज ने कहा और चला गया।
राज के जाते ही शौर्य वापस से उस पेंटिंग की तरफ मुड़ गया और अपनी जेब में रखा हाथ बाहर निकाला। उसके हाथ में एक छोटा सा रिमोट था। रिमोट का बटन प्रेस करते ही वॉल पर बनी वो पेंटिंग एक खूबसूरत लड़की के चेहरे में बदल गई, जिसे शौर्य अपनी 2 रंग वाली आँखों से देख रहा था। हाँ, वो खूबसूरत लड़की दुआ ही है। दुआ के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल थी और उसका वो संगमरमर के जैसा गोरा रंग, उसके गाल पर वो छोटा सा काला तिल दुआ की खूबसूरती को और निखार रहा था। शौर्य नज़र भर के दुआ को देख रहा था। उसकी आंखों में दुआ की तस्वीर दिख रही थी। शौर्य ने अपना एक हाथ दुआ के चेहरे पर रखा और फेरने लगा। की उम्र में मर्डर करता है, अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो कल यही गैंगस्टर बन जाएगा और पुलिस को धमकी देगा। एक पुलिस वाले ने अपने सामने लेटे लड़के जिसके हाथ पैर रस्सी से बांधे थे उसे देखते हुए कहा। उस पुलिस वाले की बात पर दूसरे पुलिस वाले ने कहा, सर ये सिर्फ 8 साल का है, अगर हम इसे 3rd डिग्री देंगे तो ये मर जाएगा। तुझे बहुत दया आ रही है इस पर, अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो गोद ले ले इसे। पुलिस वाले की बात सुनकर दूसरा पुलिस वाला जो उसका जूनियर था वो शांत हो गया। तभी उस पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले के हाथ से डंडा लिया और उस 8 साल के लड़के को बेरहमी से मारने लगा। उस लड़के के चेहरे पर दर्द दिख रहा था, पर उसने अपनी आंखों से आंसू की एक बूंद भी निकलने नहीं दी। वो पुलिस वाले के 3rd डिग्री टॉर्चर को सह रहा था। उसकी आंखें दर्द में लाल हो रही गई थी। दांतों को उसने कसकर भींचा हुआ था। तभी एक आवाज़ उसके कान में गई। आवाज़ सुनकर बेड पर लेटा लड़का, जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी, वो पसीने से भीग हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर अलार्म को बंद किया और कुछ मिनटों बाद उठकर बैठ गया और अपने दोनों हाथों से चेहरे पर आए पसीने को साफ करते हुए बालों को पीछे किया। शौर्य बेड से उठा और सीधा बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो रेडी हो गया तो उसने एक पिलो उठाकर राज के ऊपर फेंका, जो अभी भी सो रहा था। राज के नींद में ही कहा, मैं नहीं जाऊंगा आज तेरे साथ, तू जा, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। शौर्य राज की बातों पर अभी भी उसे घूर रहा था। राज ने शौर्य की जलती आंखों की गर्मी फील करते हुए अपनी नींद से भरी पलकों को खोला और कहा, अरे यार, मैं आज कॉलेज जाऊंगा। राज की बात सुनकर शौर्य ने अपनी भौहें चढ़ाई तो राज ने आगे कहा, यार तेरे ही काम से जाऊंगा, मैंने कुछ प्लान किया है, सब अगर वैसे ही हुआ तो कल दुआ तेरे सामने खड़ी होगी। राज अपनी बात पर कहकर फिर से सो गया। उसे शौर्य सोता हुआ छोड़कर चला गया। रायज़ादा मैंसन में मीरा ने राधिका से कहा, तुमने सुनैना के बारे में बताया था, तुमने बात की उससे? भाभी, हाँ मैंने बात की उससे, वो तो बहुत ही खुश थी। अब आप कहें तो मैं उसे यहाँ बुला लूँ। राधिका ने मीरा की बातों पर कहा, तुम कल ही उसे बुला लो। मीरा ने कहा तो राधिका उसे एक स्माइल देते हुए अपने रूम में चली गई। राधिका ने रूम में आते ही सुनैना को कॉल किया। दूसरी तरफ से सुनैना ने रूड होते हुए कहा, आंटी मैंने आपसे कितनी बार कहा, आप मुझे सुनैना नहीं सैम कहा करें। बेटा, नाम में क्या रखा है, दोनों ही नाम तेरे ही हैं। अब अपने काम की बात सुन, जल्दी से अपना सामान पैक कर ले और रायज़ादा मैंसन में आने के लिए। ये राधिका की बातें सुनकर सुनैना ने खुशी से कहा, सच में आंटी, मैं वहाँ आ सकती हूँ? हाँ तू आ सकती है, अब जल्दी से पैकिंग कर, अपनी मैं बात करती हूँ। कहते हुए राधिका ने कॉल कट कर दिया। राधिका जैसे ही पीछे मुड़ी देखा, रमन उसे गुस्से से देख रहा था। रमन जो डोर के पास खड़ा राधिका को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था, वो अंदर आया और डोर को अंदर से लॉक कर राधिका के पास आकर गुस्से में बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, मैं यहाँ उससे सब छीनने के प्लान बना रहा हूँ और तुम उसका घर बसाने में लगी हो। राधिका ने रमन की बातों पर कहा, बस यही तो फ़र्क है आप में और मुझ में, मैं उसका सब पाना चाहती हूँ और आप सब छीनना चाहते हैं। आप अपना ये दिमाग ज़्यादा मत चलाओ, दोनों एक ही बात है। रमन ने राधिका की बातों पर कहा तो राधिका ने आगे कहा, आप उसे मारना चाहते हैं, उसे मारकर उसका सब हासिल करना चाहते हैं, पर अब सवाल ये उठता है, क्या आप उसे सच में मार पाएंगे? कहते हुए राधिका धीरे से मुस्कुराई और आगे कहा,
भूलिए मत, वो शौर्य है, उसे मारना आसान नहीं। जब वो इतने खतरनाक एक्सीडेंट में बच सकता है तो उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बस इसलिए मैंने अपना दूसरा हथियार इस्तेमाल किया, शौर्य की शादी। अगर सुनैना से शौर्य की शादी हो जाती तो हम आसानी से शौर्य को कंट्रोल कर सकते हैं और फिर उसे मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। राधिका ने रमन के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कहा। रमन भी राधिका की बातों से सहमत था। वो राधिका की बातों पर धीरे से मुस्कुराया और किसी को कॉल करने लगा। कॉलेज कैंपस में, यार ये प्रोफेसर शर्मा का लेक्चर किसी दिन मेरी जान ही लेगा, ईशा ने अपनी बुक को टेबल पर पटकते हुए कहा। तो उसकी बातों पर दुआ जो चिप्स खा रही थी उसने खाते हुए कहा, हमें एक बात समझ नहीं आती, तुम सब प्रोफेसर शर्मा से इतना भागते क्यों हो? इतना अच्छा तो पढ़ाते हैं यार वो। दुआ की बातों पर आयशा ने अपने दोनों हाथ दुआ के सामने जोड़ते हुए कहा, मैडम आप महान हैं। आप पूरे कॉलेज में एकमात्र ही ऐसी छात्रा हैं जिसे प्रोफेसर शर्मा के लेक्चर में से नींद नहीं आती। अब वो अच्छा पढ़ाएंगे तो अच्छा कहेंगे ना हम उन्हें। यार दुआ तू बोर नहीं होती पढ़ाई पढ़ाई करके? ईशा ने पूछा तो दुआ ने कहा, तू ऋषि से बोर होती है? मैं क्यों उससे बोर होने लगी, बॉयफ्रेंड है वो मेरा, मुझे तो उसका साथ बहुत अच्छा लगता है। ईशा की बातों पर दुआ ने कहा, हाँ तो हमें भी हमारे बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा लगता है। दुआ की बातें सुनकर दोनों ने चीखते हुए कहा, क्या तेरा बॉयफ्रेंड कब बना, कहाँ है, कैसा दिखता है? कहते हुए ईशा और आयशा दोनों इधर उधर देखने लगी। दुआ ने बुक्स उठाई और दोनों के सामने हिलाते हुए बोली, ये है हमारा बॉयफ्रेंड। दोनों ने फिर दुआ की बातों पर उसे हैरानी से देखा। दुआ ने उनकी सवालिया नज़रों का जवाब देते हुए कहा, ये बुक्स स्टडी हमारा बॉयफ्रेंड है तो हम कैसे बोर हो जा सकते हैं? हॉलीडेज में क्या करना है, क्या सोचा है तुम लोगों ने? ऋषि ने खाली पड़ी चेयर पर बैठते हुए कहा। ऋषि की बातों पर दुआ ने कहा, इंटर्नशिप करेंगे यार, और क्या क्या तुझे अंकल इंटर्नशिप करने की परमिशन देंगे? ऋषि ने पूछा। हमारे अब्बू इतने भी खड़ूस नहीं है जितना तुम लोग सोचते हो, दुआ ने कहा और उठकर जाने लगी। तभी उसका हाथ टेबल पर रखे पानी के गिलास पर लगा और गिलास का सारा पानी ऋषि के कपड़ों पर गिर गया। दुआ ने जल्दी से, ऋषि हमने देखा नहीं, सारी मत बोल यार, अब आदत हो गई है। पर यार फिर भी अपनी ये चीज़ें गिराने वाली आदत को तो थोड़ा तो सुधार, ऋषि ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा। यार ऋषि जल्दी से जाकर वॉशरूम में अपने कपड़े सुखा, वरना कोई भी यही समझेगा तूने अपनी पैंट गीली की है। कहते हुए आयशा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। ईशा ने आयशा को घूर कर देखा तो आयशा चुप हो गई। ईशा उठी और ऋषि का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गई। यार दुआ तू ना सच में कमाल है, बेचारे ऋषि की पैंट ही गीली कर दी। अब बस करो यार, हमने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। कहते हुए दुआ ने अपनी बुक्स उठाई और जाने के लिए पीछे मुड़ी। तभी वो किसी से टकरा गई। मोहित के हाथ में पकड़ी बुक्स नीचे गिर गई। मोहित से टक्कर होते ही आयशा फिर से ताली बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। दुआ ने आयशा को घूरकर देखा और मोहित को बिना सॉरी बोले चली गई। मोहित ने अपनी बुक्स उठाकर देखा तो दुआ जा चुकी थी। तभी मोहित ने कहा, इसे क्या हुआ? मोहित ने के पूछने पर आयशा ने उसे अभी जो भी हुआ था सब बता दिया। आयशा की बातें सुनकर मोहित ने कहा, यार आयशु, इसमें उसकी क्या गलती, तू भी न। कहते हुए मोहित दुआ के पीछे चला गया। नोटिस बोर्ड के पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखकर दुआ ने एक लड़की को रोकते हुए पूछा तो उस लड़की ने कहा, प्लेसमेंट का नोटिस लगा है। लंच के बाद कुछ कंपनी है जो हमारे इंटरव्यू लेंगी और हमें इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इन कंपनीज में लड़की की बातें सुनकर दुआ खुश हो गई और उसने खुद से ही कहा, हम ये इंटरव्यू ज़रूर देंगे। लंच तक ये न्यूज़ सब में फैल गई थी। सभी स्टूडेंट बहुत क्यूरियस थी। एसएसआर कॉरपोरेशन में काम करने का सबको मौका जो मिल रहा था, भला कोई कैसे अपने हाथ से ये मौका जाने देता। इंटरव्यू लेने वाले बहुत लोग थे। इंटरव्यू लेने वाले की टीम राज ने बनाई थी, पर फाइनल डिसीजन राज का ही था, किसी जॉब देनी है किसे नहीं। राज ने थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए खुद से ही कहा, क्या यार सॉरी, इतने नमूने देख चुका हूँ, अब और नमूने देखने का मन नहीं कर रहा है। कहाँ है यार तेरी वो एंजल?
राज जो मन ही मन खुद से कह रहा था, तभी दुआ रूम में एंटर हुई। दुआ को देखकर राज ने सुकून भरी सांस ली। उसे तो लग रहा था जैसे दुआ इंटरव्यू देने आएगी ही नहीं। दुआ सबको विश करते हुए बीच में रखी चेयर पर जाकर बैठ गई। राज ने दुआ को स्माइल देते हुए मन ही मन खुद से कहा, ये सारा सेटअप तुम्हारे लिए ही तो है दुआ। तुम इंटरव्यू में फेल भी हो जाओगी ना, तभी तुम्हारे ये जॉब मिलेगी। जैसे दुआ इंटरव्यू में पूछे गए सवालों के जवाब देती जा रही थी, राज की आंखें शौक में बड़ी होती जा रही थी। एक बार फिर से राज ने मन ही मन खुद से कहा, क्या चॉइस है सॉरी की ब्यूटी प्लस ब्रेन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। दुआ, मानना पड़ेगा तेरी चॉइस को यार। इंटरव्यू ख़त्म होने की ही कैंसमेंट हुई। सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है, जो भी इस इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए हैं उनके पास मेल आ जाएगा। अनाउंसमेंट सुनकर आयशा ने कहा, मेरा क्या होगा, मुझे पक्का पता है मेरी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। ठीक है, बी पॉजिटिव यार, हमेशा नेगेटिव ही सोचती है पागल लड़की। ईशा ने आयशा के सिर पर मारते हुए कहा, डोंट वरी, हमें लगता है हम सबका सिलेक्शन हो जाएगा। दुआ ने दोनों के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, दुआ का घर, अम्मी प्लीज़ आप बात करें ना अब्बू से। दुआ ने अपनी अम्मी से कहा। मन्नत ने दुआ से कहा, बेटा आप बात करें, आपके अब्बू कभी भी आपको मना नहीं करते, वो ज़रूर मान जाएंगे। पर अम्मी डरपोक हो आप, जब जॉब भी करनी है और अब्बू से बात करने से डरती भी हो। आरव ने दुआ को चिढ़ाते हुए कहा तो दुआ ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम तो चुप ही रहो, हम तुम्हारे बीच आते हैं तो तुम भी हमारे बीच मत आओ। हाँ नहीं आऊँगा, इतनी हिम्मत है तो अब्बू से जाकर बात करिए, आरव ने कहा और चला गया। दुआ ने जाते हुए आरव को घूर कर देखा और कहा, तुम्हें तो हम बाद में देख लेंगे। मन्नत के इशारे करने पर दुआ धीमे कदमों से असद के पास जाकर उसके पीछे खड़ी हो गई। असद धीरे से मुस्कुराया और कहा, आप कुछ कहना चाहती हैं? असद की बात सुनकर दुआ ने अपनी एक आंख भींच ली और जीभ को दांतों के बीच ले लिया। फिर दुआ आगे आकर खड़ी हो गई। असद ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को बंद कर टेबल पर रखा और दुआ की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ आइए, हमारे पास बैठिए। दुआ असद के बगल में सोफे पर बैठ गई। असद ने प्यार से दुआ के सिर पर हाथ रख सहलाते हुए कहा, अब बताइए आपको क्या बात करनी है हमसे। दुआ ने एक लंबी सांस लेकर इंटर्नशिप वाली बात असद को बताते हुए कहा, अब्बू क्या हम ये इंटर्नशिप कर सकते हैं? दुआ की बात पर असद ने कहा, जहां हम आपको देखना चाहते हैं वहां की शुरुआत यहीं से होती है बेटा। आप प्रैक्टिस करेंगी तभी तो आपको एक्सपीरियंस होगा। अपने अब्बू की बात सुनकर दुआ ने असद को साइड से हग करते हुए कहा, थैंक यू सो मच अब्बू।